हेलो मैथमेटिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। और उससे पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैंने आप सभी की हेल्प के लिए एक बुक बनाई है, एमएससी मैथमेटिक्स ऑल इन वन बुक। अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। एंड एक किताब पूरी की पूरी एमएससी समाप्त, एक ही बुक से पूरी की पूरी एमएससी का सिलेबस कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारे पास? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। अब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको हल्का सा हिंट दे दिया था, उसके ही जैसा है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन थी उसकी जनरल फॉर्म क्या थी। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल फॉर्म तो वो थी हमारे पास कुछ इस तरीके से, वी ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे था मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा, और यहाँ पे ये कांस्टेंट था। यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल। यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशन का कर्नल था के एक्स टी, और यहाँ पे नॉन फंक्शन यू ऑफ टी, और यहाँ पे डी टी। तो ये मेरे पास थी जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो ये इक्वेशन लिखी हुई है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, वो मेरे पास किस तरीके से लिखी गई है। ये जो जनरल फॉर्म है, इसमें इसकी जो अपर लिमिट है, इसके लिए मेरे पास दो चॉइस थी। पहली मेरे पास चॉइस थी कांस्टेंट की, और सेकंड थी मेरे पास वेरिएबल की। इतना क्लियर हो गया। तो कांस्टेंट अगर आ जाए तो उसको हमने अभी इससे पहले पढ़ चुके हैं, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट तो यहां से हटा दो। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन की अपर लिमिट में मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट तो हो गया, इसको बोलते हैं फ्रीडम वाला। अगर यहाँ पे वेरिएबल आ जाए तो इस फॉर्म को ही हम बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। बात समझ आई? लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल फॉर्म में हमारे पास जो ये इंटीग्रल साइन है, इसकी अपर लिमिट में दो चॉइस थी, कांस्टेंट और वेरिएबल। अगर यहाँ पे हम वेरिएबल रख देते हैं तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दी हुई है। ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म चेक कर लो बेटा, वी एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा इंटीग्रेशन ए से एक्स टी ऑफ टी डी टी, ठीक है। और यहाँ पे बेटा जो मेरे पास ये v ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है और के एक्स टी, ये मेरे पास क्या है? नॉन फंक्शन। इनके बारे में हम जानते हैं, किस किस के बारे में? v ऑफ एक्स के, एफ ऑफ एक्स के और के एक्स टी के, ठीक है। इसको कर्नल बोलते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये और ये, मतलब u जो है मेरे पास क्या है? अननोन फंक्शन है। और लैम्डा मेरे पास क्या है? नॉन जीरो है, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो हो गई तो ये इंटीग्रल इक्वेशन ही बन नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जीरो ही होते जो इंटीग्रल और जो अननोन फंक्शन है वो यहाँ से गायब हो जाएंगे, और गायब होते ही इंटीग्रल इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए ये नॉन जीरो होगा, जिसकी वैल्यू रियल या कॉम्प्लेक्स पैरामीटर होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो a है मेरे पास वो कांस्टेंट है, और x तो आपको पता ही है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में अगर हमारे पास इंटीग्रल की अपर लिमिट, जो ऊपर वाली लिमिट है, अगर वो वेरिएबल हो जाती है तो उसको बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल, ठीक है। और इसी को बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। थर्ड काइंड क्यों लिखी? क्योंकि इसमें मेरे पास क्या है? दिस इक्वल टू नॉन जीरो, दिस नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। वी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन जीरो। तो जब मैंने जनरल फॉर्म किया था, तो अगर मैं यहाँ पे थर्ड काइंड वाली बात करती हूँ तो यहाँ पे इसको अगर ये इक्वल टू जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो बोल दो, या नॉन जीरो, ठीक है। नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे मेरे पास यही फॉर्म क्या बन जाती थी? मेरे पास थर्ड काइंड,
लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की थर्ड काइंड बन जाती थी। तो यहाँ पे ये वोल्टेरा है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये क्या बन जाए वोल्टेरा इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। अब थर्ड काइंड तो हमने पढ़ लिया। अब थर्ड काइंड के साथ साथ हमने आपको ध्यान होगा फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड कुछ इस तरीके से पढ़ा था, ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्पेशल केसेस है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की स्पेशल केसेस देखने हैं। सबसे पहला केसेस होगा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड के लिए क्या करना पड़ता है आपको, v ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है। वोल्टेरा इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, सेकंड काइंड के लिए क्या है कि जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें v ऑफ x इक्वल टू 1 लिखना है। और जो मेरे पास यहाँ पे देखो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, जो यहाँ पे मेरे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड आएगी उसमें होमोजीनियस और ऐड कर देना। होमोजीनियस के लिए क्या करोगे आप, f ऑफ x इक्वल टू 0। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, some special cases are following। नंबर 1 वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड के लिए क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। तो जब मैं यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 रख मतलब इसकी वैल्यू 0 रखूंगी तो ये 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर का पूरा पोर्शन 0 बन जाएगा और ये चीज एज इट इज। तो ये देखो f ऑफ x प्लस के लैम्डा a से x के एक्स टी u ऑफ t डी टी इक्वल टू इधर की पूरी वैल्यू 0। तो इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसी को हम कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। अब आती है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड के लिए क्या करना पड़ेगा, v ऑफ x इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो उसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, v ऑफ x u ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं है यहाँ पे, f x से पहले यहाँ पे f ऑफ x प्लस के लैम्डा इंटीग्रल का साइन a से x, यहाँ पे मेरे पास आ जाए के एक्स टी और यहाँ पे u ऑफ t, यहाँ पे बेटा u ऑफ t और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास dt। बात समझ आई? ये मेरे पास है ना v ऑफ x डॉट मतलब मल्टीप्लाई में है यहाँ पे u ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a से x, यहाँ पे ये वेरिएबल होना चाहिए के एक्स टी u ऑफ t dt, ठीक है बेटा। तो इतना काम तो हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे देखो सेकंड काइंड कब कहेंगे, जब इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 हो। तो इसकी वैल्यू 1 रख दो। जब मैं इसकी वैल्यू बेटा 1 रखूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यही तो आएगा, u ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा इंटीग्रल का साइन a टू x के एक्स टी u ऑफ t dt। तो यही फॉर्म बन गई ना बेटा। तो इस फॉर्म को बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। आप देखो बेटा होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। अब देखो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड तो मैंने फाइंड कर लिया ना, यहाँ से ये वाला पोर्शन ये फाइंड कर चुकी हूँ मैं, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो मेरे पास ये वाली तो आई है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। इसमें मुझे होमोजीनियस जोड़ना। होमोजीनियस के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 पुट कर दो। जब 0 प्लस कुछ करेंगे तो मेरे पास यही पूरा पोर्शन आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा u ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल साइन a टू x के एक्स टी u ऑफ t dt। तो यही मेरे पास आके यहाँ पे इसको बोलेंगे हम होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। तो आई होप ये चीज़ आपको बेटा अच्छे से समझ आ गई होंगी कि हमारे पास वोल्टेरा का हमें समझ आ गया कि जो हमारे पास जनरल फॉर्म है उसमें अगर अपर लिमिट जो है मेरे पास वेरिएबल आता है तो उसको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड काइंड की होगी जो हमारे पास पूरी फॉर्म आई है। और यहाँ पे फर्स्ट काइंड के लिए हम इसको 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। और सेकेंड काइंड के लिए इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आएगा। अब इसमें ही हमें होमोजीनियस चेक करना है। तो होमोजीनियस के लिए आप इसको क्या करोगे, 0 पुट कर दोगे। तो 0 पुट करके ये आ गया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।